नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी पर हमला बोला और कहा 2 मई ममता दीदी गई। कैसा है सियासी समीकरण पश्चिम बंगाल का, इसी मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। इस बीच बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर वहां पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2 मई दीदी गई, बीजेपी आई। वहीं शिवराज ने कोलकाता में काली घाट मंदिर में दर्शन भी किए। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर चल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी ने किसानों और गरीबों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं होने दिया। वहीं शिवराज सिंह ने कहा है कि राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। पहले वाम दल और कांग्रेस ने बंगाल को बर्बाद किया था और अब वही काम टीएमसी कर रही है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान आज कोलकाता के निकट धूलागोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद सौगत राय ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा, अगर वे अपने पिता के पुत्र हैं तो नंदीग्राम विधानसभा सीट से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सौगत राय ने दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती वाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये बात कही। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री के सांसद भतीजे और युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने मेदिनीपुरा में हुई एक जनसभा में विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि शुवेंदु अपने पिता से जाकर कह दे, उनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। वहीं उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। हालांकि जिस गोपाल मजूमदार ने टीएमसी पर पिटाई का आरोप लगाया है, उन्हीं के भाई गोविंद मजूमदार ने बीजेपी पर ही उनकी मां और भाई पर हमले का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी की प्रचार गाड़ी सहित कर्मचारियों पर हमला हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला कराने का आरोप मढ़ा था। इलेक्शन कमीशन की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी में देखने को मिल रही है। जहां ममता बनर्जी हैट्रिक लगाकर बीजेपी को करारा जवाब देना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करते हुए ममता दीदी के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि बंगाल की जनता को कौन सी पार्टी लुभाने में कारगर सिद्ध होती है। पश्चिम बंगाल के इस सियासी रण को जीतकर अपना परचम बंगाल में कौन सी पार्टी लहराती है। स्पेशल डेस्क आरएन न्यूज़। दौर शुरू हो चुका है और इसी मुद्दे पर आज की हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए ब्रजेश नंदन, बीजेपी नेता, सनी शंको, टीएमसी नेता, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आरएन न्यूज़ पर। नमस्कार। सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल में क्या इस बार जाति फैक्टर लागू होगा? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति की जाती है, क्या वैसा ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है? देखिए पल्लवी जी, भाजपा की ये नीति रही है कि वो जाति धर्म से हटकर चुनाव लड़ती है। किसी भी चुनाव में उसने जाति का प्रयोग नहीं किया है। जाति का प्रयोग बाकी क्षेत्रीय पार्टियां करती हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, उनसे वोट पाने के लिए, लेकिन भाजपा ऐसी नीति नहीं अपनाती है। रही बात बंगाल की, तो मैं बंगाल की आपको बता दूं, प्रफुल्ल चंद्र घोष से लेकर ममता दीदी तक 3 दशक कांग्रेस का शासन रहा है और 70 साल वामपंथियों ने शासन किया है, 10 साल ममता दीदी ने शासन किया है। तो इन सालों में बंगाल का कितना विकास हुआ है? अगर वहां पे विकास होता तो वहां की जनता परिवर्तन नहीं मांगती।
आपने कहा कि बीजेपी परिवर्तन जातिगत प्रकृति का राजनीति नियम है। नहीं करती है। कमाल की बात कह दी आपने। गृह मंत्री गए थे, मतुआ समुदाय के घर में जा करके भोजन करके आए थे, और आप कह रहे हैं कि देखिए, जातिगत राजनीति बीजेपी नहीं करती पल्लवी है, जी, क्षेत्रीय ये पार्टियां आपका करती आरोप हैं। गलत तो है। सबसे पहले जाकर के स्थानीय मुद्दों को उठाना चाहिए था ना ब्रजेश जी। जी जी, अभी स्थानीय मुद्दा वहां पर ये है कि टीएमसी की वो गुंडागर्दी दिखा को नहीं ना, कैसे खत्म वो किया दिखा जाए। नहीं। आप लोगों की रैलियों में, बीजेपी की रैलियों में वो तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं। ये तो 2 तारीख को पता लग जाएगा। 2 तारीख को जब नहीं सत्ता ना, आप परिवर्तित लोग पहले होगी। रैलियां कर रहे हैं ना। अब कितनी बार प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, वहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, जाकर के परिवर्तन लाने की आप लोग बात कर रहे हैं। परिवर्तन कहाँ लाएंगे? जातिगत राजनीति करते परिवर्तन लाएंगे क्या? स्थानीय मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं हो रही है पश्चिम बंगाल में? सियासी समीकरण क्या है पश्चिम बंगाल पे, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मेरा पहला सवाल आपसे यही था, क्या जातिगत राजनीति बीजेपी पश्चिम बंगाल में खेलने की कोशिश कर रही है? आपने कहा नहीं। तो मतुआ समुदाय के घर में भोजन काहे करने गए थे? नहीं तो मथुरा समुदाय के घर में, अब किसी के घर में भोजन करने पे पाबंदी तो नहीं लगी हुई है भाई। अगर हम किसी के भोजन कर रहे हैं, ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, मथुरा समाज के घर में या किसी और के घर में, तो उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। 70 ये सीटों तो पर विपक्ष सीधा का असर है आरोप इस समुदाय का, पता है ना आपको। और जानकार तो यही मान रहे हैं, क्योंकि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी सीधे तौर पर यहाँ पर जातिगत राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है। सनी शंकु टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी जी, ये तो जाकर के भोजन करके चले आएंगे और आपके हाथ से निकल ना जाए सब कुछ। आवाज पहुंच रही है सनी जी आप तक? हाँ पल्लवी मैडम, हाँ सवाल फिर से थोड़ा रिपीट कर दे। जवाब दीजिए। मतुआ समुदाय, राजवंश समुदाय, बीजेपी सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश कर रही है इन समुदायों को। और मतुआ समुदाय ऐसा था जिसकी वजह से 10 साल तक आप सत्ता में बैठे रहे। इस बार पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें जाति फैक्टर हावी होता हुआ दिख रहा है, और आपके हाथों से ये दोनों समुदाय जाते हुए दिख रहे हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ। बल्कि हम तो ये बात बोलेंगे कि इतने वर्षों में आपने सही सवाल किया ब्रजेश जी से कि पश्चिम बंगाल में 10 साल ममता दीदी का सरकार रहा, पर कभी जाति और धर्म की राजनीति वहाँ कभी भी नहीं रहा। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आए दिन हिंसा हो रही है वहाँ पर, धार्मिक हिंसा हो रही है। बोलने तो देंगे ब्रजेश जी, आप जब बोल रहे थे हम एक मिनट ब्रजेश जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप लोग तसल्ली से सुन रहे थे, आप बात पूरी होने दीजिए ब्रजेश जी। आपसे ही सवाल लेंगे आकर के। बातों को सुना, बात पूरी करिए। बातों को, हाँ, तो इसीलिए हम इतने ही कहना चाहेंगे, ये बात सही है न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि देश के अंदर में एक एक देश का नागरिक जानता है कि धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति कौन करता है। और इसी तरीके से इस बीच में चाहे प्रधानमंत्री का दौरा जो है बंगाल में रहा हो, जहाँ एक सरकारी कार्यक्रम में भी विक्टोरिया मेमोरी के अंदर में, उस मेमोरियल के अंदर में एक प्रोग्राम में जय श्री राम का नारा कोई दूसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे थे। इसीलिए ममता दीदी ने वहाँ पर जो है प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट शब्दों में कही थी कि जब जो है सरकारी कार्यक्रम है तो इस तरीके से व्यक्ति का नारा और जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नारा जो है किसी भी तरीके से वो अशोभनीय, ये बात बोल चुकी है। और उसी तरीके से इस बीच में जहाँ कहीं भी जो है, चाहे गृह मंत्री की प्रोग्राम रहा हो, चाहे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम रहा हो, वहाँ पर जो है जोर जोर से गृह मंत्री जी ने भी ये नारा दिया है कि जय श्री राम बोलो, तो कई बार उन्होंने स्लोगन दिया। विवादित बयान से टीएमसी का सनी जी पुराना नाता रहा है। सुनिए सनी जी, ठीक है। अगर यहाँ पर बात बयानों की हो रही है सनी जी, तो टीएमसी का विवादित बयानों की अगर बात करें ना, तो उनसे पुराना नाता रहा है। आप लोगों ने तो शुभेंदु अधिकारी को सीधा चुनौती दे दी। ये बयानबाजियां टीएमसी की तरफ से दी जा रही हैं कि अगर अपने पिताश्री के या पुत्र हैं तो जाकर के नंदीग्राम से चुनाव लड़के दिखा दीजिए और जीत कर दिखाइए। ये तो राजनीति में चुनौती तो जो है मिलता है, देते हैं, और इसमें बहुत स्पष्ट बात है कि पर्सनल लाइफ पे अटैक किया जाएगा। अब टीएमसी के नेता किसी विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके ऊपर
पर्सनल लाइफ में जाकर के अटैक करेंगे जाकर के, और उन्हें कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आप अपने पिताश्री की औलाद हैं तो जा करके दिखा दीजिए चुनाव लड़के, और आप कह रहे हैं कि ऐसी बयानबाजियां होती रहती हैं, तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ टीएमसी का विवादों से नाता है और वो विवादित बयान देती रहती है। इसका शुरुआत वास्तव में जो है भारतीय जनता पार्टी में श्री शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद ही जो स्लोगन उन्होंने दिया, हमारे जो है युवा तुर्क नेता और जो डायमंड हार्बर का लोकप्रिय संसद के खिलाफ में जो उन्होंने जो है बयान दिया है, उसी के जवाब में वास्तव में उनको दिया गया था। तो ये पहला जो है बयान तो उनके ओर से आया था पल्लवी मैडम, पार्टी से तो है ना, तो इसीलिए स्वागत राय जी को आपने पार्टी से निकाल नहीं दिया है। सनी जी जवाबदेही तो बनेगी ना, क्योंकि आप अभी यहाँ पर बैठकर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो ये कह देना कि ये उनका निजी बयान था या उन्होंने दिया था, इससे तो जवाबदेही से टीएमसी नहीं बच सकती है। आप कहीं ना कहीं आप मान ही रहे हैं। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। ठीक है ब्रजेश जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, अभी इन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, तो मैं इनसे भाई साहब से ये पूछना चाह रहा हूं कि धर्म की राजनीति तो टीएमसी का, जहां एक तरफ दुर्गा पूजा को रुकवा दिया जाता है और दूसरे धर्म के जो मुहर्रम है उन्हें निकलवाया जाता है, ये कौन सी राजनीति है भैया? है। और जय श्री राम अगर कोई बोलता है तो ममता दीदी कहती है कि खाल उधड़वा के भुस भरवा दूंगी तेरा, अगर जय श्री राम बोलेगी तो। अरे जय श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत की आत्मा में बसे हुए हैं। ठीक है सनी जी जवाब दीजिए। नहीं, इसीलिए तो हमारा कहना है हमारे देश की आत्मा में मर्यादा पुरुषोत्तम बसे हुए हैं। उस श्रद्धा का मामला आस्था का मामला है। जब जो है गृह मंत्री जी ये बात कहते हैं स्टेज पे जय श्री राम, तो ये कहीं से श्रद्धा और आस्था नहीं लगता है, बल्कि इस जो है मर्यादा तो श्रद्धा और आस्था इस पे डिपेंड करेगी कि सिर्फ मंदिरों में, गिरजाघरों में और मंदिरों में जा करके जय श्री राम के नारे सिर्फ वहीं पर लगाए जा सकते हैं। नहीं, हमारा वो कहना नहीं है। एक श्रद्धा नहीं, आपने कहा कि वो शोभा नहीं देता है। अगर आप रैलियों में जाकर के जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो वो शोभा नहीं देता है। तो टीएमसी के मुताबिक रैलियों में, सभाओं में जाकर के जय श्री राम के नारे नहीं लगाने चाहिए, जाकर के आपत्तिजनक बयान भले ही दे देने चाहिए। हमने मैडम ऐसे कहीं नहीं कहा। हमने कहा कि श्रद्धा, आस्था और जो है एक लोगों को आतंकित करने में अंतर है। श्रद्धा से, आस्था से आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं तो आप में नम्रता होता है, विनम्रता होता है। आप लोगों को आतंकित करने के लिए पुरुषोत्तम राम का नाम उस तरीके से नहीं ले सकते। ठीक है ब्रजेश जी जवाब दीजिए। बीजेपी लोगों के मन में डर बिठाने के लिए क्या जय श्री राम के नारे लगवाती है जाकर के? सनी जी का कहना है। बंगाल की जनता तो डरी हुई है पल्लवी जी, वो डरी हुई है। ममता दीदी के जो आतंक है उससे वो मुक्ति चाह रही है। कितने अभी 27 फरवरी को एक भाजपा कार्यकर्ता जो उत्तर 24 परगना जो है उसमें एक भाजपा कार्यकर्ता घर में घुस के टीएमसी के गुंडों ने उसकी जो 74-75 साल की मां थी उनके साथ हाथापाई की है, लाठियों से पिटाई की है उनकी, प्रोफेसर के साथ कॉलेज में मारपीट की है, बीएसएफ के जवानों को मारा गया है, पूरे के पूरे परिवार को काट दिया गया है रात के अंधेरे में। तो ये टीएमसी की गुंडागर्दी है। और एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूं कि केवल एक धर्म को तुष्टीकरण के तहत दबाया जा रहा है, बाकी को क्यों नहीं दबाया जा रहा भाई? वह क्रिश्चियन भी है, बाकी और धर्म भी है, केवल हिंदू धर्म को क्यों तुष्टीकरण के नीति के तहत दबाया जा रहा है? ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है सनी जी, कहना है ब्रजेश जी का। टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति करती है? तुष्टीकरण की राजनीति कहीं पर नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा तो उस बुजुर्ग महिला को जो 80 साल की वो महिला है, मजूमदार बीजेपी की कार्यकर्ता है, उनकी जो माताश्री को जो इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, उनकी आंखें नहीं खुल रही है, पूरे फेस पे सूजन है, तो वो जो उन्होंने आरोप लगाया टीएमसी पर वो गलत लगाया है, इसका मतलब नहीं। हमारा कहना है आप अगर जो है उस घटना की बात करते हैं तो देश के अंदर में आज जो है सभी जितने भी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा अपराधी और आपराधिक घटनाक्रम कहीं होता है तो यह देश के सामने है। हम पूछना चाहते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो वहाँ आए दिन जिस तरीके का जो है घटनाक्रम अपराध, सुनिए मेरी बात, 2022 में इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ की चर्चा उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। अभी पश्चिम बंगाल की बात करें तो बेहतरीन होगा।
क्या बिल्कुल, हिंसा कब हमारा रुकेगी कहना है पश्चिम कि बंगाल में? भारतीय जनता आप लोगों की पार्टी पर मैडम, आरोप लगते भारतीय रहते हैं जनता लगातार। पार्टी सनी जी, आप लोगों की पार्टी पर लगातार आरोप लगते रहते हैं इस तरीके की राजनीति खेलने का, कि आप लोग इस तरीके की राजनीति खेलते हैं कि इंसानों की जो जिंदगी है उससे खिलवाड़ कर जाते हैं आप लोग। हमने पहले मैडम बहुत स्पष्ट कहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़ा बहुत स्पष्ट है कि कौन सा राज्य में जो है सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाक्रम हुआ है। अगर आप देखेंगे उसका जो है आंकड़ा, तो हम ये बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके के घटनाक्रम सबसे कम है। तो ये जो आज आंकड़ा उठा के देखना चाहिए फिर तो सनी जी, आंकड़ा उठा के देखना चाहिए सनी जी। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि कितने क्राइम रेट जो है वो कितना बढ़ा है पश्चिम बंगाल में या कम हुआ है, वो तो पश्चिम बंगाल की जनता तय कर लेगी और जिसको रखना होगा पार्टी सत्ता पर वो रख भी देगी। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि पश्चिम बंगाल में ये जो लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं वो कब रुकेंगी? क्योंकि अभी भी आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मजूमदार ने, बीजेपी कार्यकर्ता ने जो आरोप लगाया, क्या वो आरोप झूठा है? नहीं, देखिए इस मामले में हमारा कहना है कि किसी भी घटनाक्रम को झूठा है या सही है आरोप? मुद्दा बना करके मुद्दे तो आप लोग दे रहे हैं ना बीजेपी को, मुद्दे आप लोग दे रहे हैं बीजेपी को। मेरा सवाल क्या है, आप उसका जवाब दीजिए, मैं ब्रजेश जी के पास जाऊंगी। क्या मजूमदार ने जो आरोप लगाया है वो सही है या गलत है? नहीं, वो जो है जांच का विषय है मैडम, वो जो व्यवस्था का काम है जांच करना, वो सार्वजनिक तौर पर है, सबके सामने है, इसीलिए जांच के काफी सारे विषय हैं फिर तो सनी जी। जिस तरीके से वहां पर गोली मारो वाला बयान आपको याद है ना जो लगाया गया था, तुरंत जाकर के आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा लेती है पश्चिम बंगाल की पुलिस, उठा करके केस भी बना देते हैं। और ठीक उससे पहले जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सेम नारा दिया था उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती। जांच के अगर विषय की बात कर रहे हैं ना, तो जांच का विषय वो भी था जब आप लोगों ने उठा लिया था उन कार्यकर्ताओं को। ब्रजेश जी जवाब दीजिए, जांच का विषय है, एक बुजुर्ग महिला अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है अभी भी अस्पताल में, और इनके लिए जांच का विषय है। ब्रजेश जी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी जी, जवाब दीजिए। मैं इन्हें बता दूं कि अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी के लिए जो बोला गया था कि भाई तुम अगर अपने पैसे देसी मुहावरा है ना, वो ये है कि अगर असल बाप की औलाद है तो लड़के दिखा चुनाव, ये देसी मुहावरा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुम अपने असल बाप से पैदा हो तो हमारे क्षेत्र से लड़के चुनाव दिखाओ। तो ये बहुत ओछी राजनीति टीएमसी करने लगी है। अब रही बात, मैं इनके भाई साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि यूपी में अपराध बहुत है, इन्हें यही नहीं पता कि यूपी मॉडल पूरे भारत में अब चलने वाला है। यूपी मॉडल में अपराधी घर छोड़कर भाग रहे हैं, पंजाब की जेलों में शिफ्ट हो गए हैं मुख्तार अंसारी जैसे लोग, और वहां के मुख्यमंत्री से सिफारिश लगवा के मेडिकल ग्रांट पे आ जाते हैं, 3 महीने की मेडिकल ग्रांट पे हैं जी। इन्हें अभी नहीं ले जा सकते यूपी में क्योंकि उन्हें खतरा है। यूपी में अपराधियों की जितनी नाजायज संपत्तियां थी सबकी सब जमींदोज कर दी गई है। लगभग 4500 करोड़ रुपया जमा किया गया है अपराधियों से। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि बंगाल में विकास, अच्छा बंगाल में कितना विकास हुआ है? 10 साल में दीदी ने कौन से औद्योगिक इकाई लगाई है? मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। दूसरा, अभी पीछे फरवरी में शीला फोम की जो जलपाईगुड़ी में फैक्ट्री थी उसे इन्होंने प्रदूषण का नाम लेके बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो शीला गौतम थी वो भाजपा से एमपी थी पहले अलीगढ़ क्षेत्र से। ठीक है, तो सनी जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ब्रजेश जी। सनी जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ये बहुत स्पष्ट है, वहाँ का जनता और देश में भी आज जो है इस बात को समझ रहे हैं। सभी क्षेत्र में 10 साल में जो ममता दीदी का सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए बोलिए, उद्यमी के लिए बोलिए, सभी क्षेत्र में वहाँ समग्र विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ है सनी जी? केंद्र की जितनी योजनाएं हैं किसानों के मामले में, तो एक भी योजना को लाभ, जो योजना का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता और किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए काम किया है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है आप लोगों पे कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, और आप लोग केंद्र की कोई भी योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ कृषक बंधु कार्यक्रम चला है जिसके माध्यम से जो है पूरा जितना भी हमारे उस बंगाल के जनता जो किसान है उन लोगों को कृषक बंधु कार्यक्रम के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। हाँ, ये बात आप जो बात बोल रही हैं, केंद्र की जो किसान निधि है उसको तो हम लोगों ने अपनाया, दीदी ने अपनाया पिछले दिन।
ठीक है ब्रजेश जी, जवाब दीजिए। जी, ये बाहरी कह रहे हैं कि वर्सेस बंगाल फैक्टर जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू हो चुका है कहीं ना कहीं। क्या आपको ये लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि गुजराती मॉडल जो है वो बंगाल में नहीं चलेगा, गुजरात का कोई व्यक्ति बंगाल में शासन नहीं कर पाएगा, आप बाहरी। देखिए, यही तो बात है ना, यही बात तो बीजेपी को वहां लेकर आएगी कि आप बाहरी हैं। अगर हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान के भारत के किसी भी कोने से चुनाव लड़ेगा तो वहां की जनता उसे ये कहेगी कि बाहरी है। ये कैसी बात, ये तो बहुत बड़ी ओछी राजनीति है। ऐसे बिहार के उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, तो प्रधानमंत्री जी की सभा वहां पर हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एक गुजरात का गधा बिहार में आ गया है। कितनी ऊंची राजनीति पे उतर आए हैं ये राजनेता आजकल के, ये से देखकर बड़ा दुख होता है। अब मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान बंधु निधि इन्होंने दी है, कब शुरू की? भारत सरकार ने जो किसान सम्मान योजना शुरू की थी 6,000 रुपए सालाना की, उन्होंने ममता दीदी ने क्यों नहीं लागू की उसे? किसानों को क्यों उससे वंचित रखा? आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू की? तो ये सारी चीजें हैं, वो नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल का विकास हो, क्योंकि विकास होगा तो जनता जागरूक होगी, और जागरूक होगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। वो टीएमसी, वामपंथ या कांग्रेस को नहीं चुनेगी, क्योंकि जनता जानती है, देश का युवा वर्ग जानता है कि यदि भारत का विकास होना है, भारत को विश्व गुरु बनना है, तो भाजपा का सत्ता में रहना परम आवश्यक है। ठीक है, जवाब दीजिए सनी जी। देखिए, ये बात सही है कि आज जो है भाजपा का राणा और विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी है, लेकिन आज देश के अंदर में जिस तरीके से आज भी रसोई गैस में जो है वृद्धि की गई, पेट्रोलियम पदार्थ में जो है लगातार जो है एक्साइज में, कस्टम में जो है वृद्धि की गई है, इससे देश त्राहिमाम कर रहे हैं। बल्कि हम तो ये भी बात बोलना चाहते हैं, अभी आसाम में भी जो चुनाव होना है, जहाँ पर जो है बोडो पीपुल्स पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन से क्यों हट गया अपने आप को, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है, सनी जी शायद आपने सुना नहीं ब्रजेश जी का सवाल क्या था, केंद्र की कोई भी योजना पश्चिम बंगाल में लागू क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं हुई थी? किसान सम्मान निधि को दीदी ने अपना ही ठीक से लागू नहीं हो रहा। हम तो बोल रहे हैं कि ये जो है और लिस्ट, अरे लंबी चौड़ी लिस्ट दी है ना ब्रजेश जी ने, और भी बताते जाइए। जब उसको अपनाया गया लागू करने के लिए, उसमें जो है नहीं मानने की बातें नहीं, हमने कहा किसानों को लाभ पहुंचाने के सवाल पर 10 साल सत्ता में रही ना, कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं केंद्र की? देखिए, ये आपके सामने भी है, हमने मेरे सामने नहीं, आप बताइए, आप बताइए। किसान सम्मान निधि पे ही अटके रहेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़िए सनी जी, लंबी चौड़ी लिस्ट दी है ब्रजेश जी ने, 10 साल में कौन सी योजनाएं अपनाई है, जरा आप बताइए मेरे दर्शकों को। नहीं, आप ही बता दें कौन सा जो है आज जैसे मनरेगा के तहत में जो है, सवाल भी मैं करूं, जवाब भी मैं दूं। कोरोना काल में करते हैं जो है सबसे ज्यादा रोजगार, सवाल करना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है, आप जवाब दीजिए सिर्फ। नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि केंद्र का कौन सा जो है योजना वहाँ पर लागू नहीं हुआ, बल्कि किसान सम्मान निधि के सवाल पर ज्यादा बात उठा, तो उसको भी जो है टीएमसी और ममता दीदी ने अपनाई, और बाद बाकी जितना भी जो आप देख लेंगे सभी कार्यक्रम को अपनाया गया। बल्कि हम तो बोल सकते हैं केंद्र ने रोक लगाई कि कोई भी विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जूम मीटिंग के जरिए या फिर किसी और ऐप के जरिए अगर लोगों से संपर्क साधते हैं जो लोग भारत का अहित चाहते हैं, तो उस पर केंद्र ने रोक लगा दी। ममता बनर्जी बाकायदा चिट्ठी लिखती हैं, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है सनी जी, चिट्ठी लिखी और कहा कि जो विश्वविद्यालयों पर यह रोक लगाई गई है इसे हटा लिया जाए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? जवाब दीजिए सनी जी, या फिर ये मामला ही नहीं पता है? नहीं, ये जो है चिट्ठी लिखी है ममता दीदी ने, उस पर जो है हम समझते हैं उसका जवाब समुचित रूप में दीदी ही उसका जो जवाब देंगे। हम एक जो है
आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कह जैसा सकते हैं बीजेपी कहती रहती है, कि ठीक है ममता ब्रजेश जी दीदी आपके जब पास आऊंगी। ये तो किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, बस समिति देगी, उनका निजी बयान था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ब्रजेश जी ये उठता है कि केंद्र ने इस वजह से रोक लगाई थी कि जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग का मामला सामने आया था और हिंसा उग्र हो गई थी 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसको देखते हुए ये कहा गया कि दिशा रवि जैसे जो छात्र हैं वो जूम मीटिंग के जरिए भारत के खिलाफ जिस तरीके से रणनीति तैयार करते हैं, एक षड्यंत्र तैयार करते हैं कि भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाए। इसके तहत केंद्र ने ये नोटिस जारी किया था कि किसी भी राज्य के बच्चे या विश्वविद्यालय संपर्क में रहेंगे कम से कम केंद्र के, अगर इस तरीके की मीटिंग वगैरह करते हैं तो विश्वविद्यालय उन पर नजर बनाए रखे। बट ममता बनर्जी को यह पसंद नहीं आया ब्रजेश जी। जी, तो ममता बनर्जी को इसलिए पसंद नहीं आया ना कि टीएमसी किसके साथ, देशद्रोहियों के साथ, देश के गद्दारों के साथ, बाकी जितनी पार्टियां देश में इस समय हैं, जो छुटपुट पार्टियां हैं, वो सारी की सारी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं इस समय। और उनका केवल एक एजेंडा है कि भाजपा को किसी भी प्रकार से केंद्रीय सत्ता से, राज्य सत्ता से दूर किया जाए और अपने मनमाफिक चलाया जाए। अब ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जो चीन ने मुंह की खाई है और पाकिस्तान भीख मांग रहा है कटोरा लेकर। रही बात ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो बनाया गया है, रेगुलेशन जो बनाया गया है, ये तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी, केंद्र सरकार से पूछा था कि भाई आप इस मामले में क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीजें ये समाज में परोसी जा रही है, नग्नता परोसी जा रही है, देश के खिलाफ तमाम तरह के वीडियो और पुलिस प्रशासन के खिलाफ तमाम तरह के वीडियो, फौज के खिलाफ तमाम तरह के वीडियो, ये झूठे वीडियो बनाकर प्रेषित किए जा रहे हैं, इनके लिए आप क्या कानून बना रहे हैं? तो उसके लिए ये डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेशन बनाया गया है, उन पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। सवाल फिर भी वही कि इस बार पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण कहता क्या है? क्या वहां पर एम यानी कि मुस्लिम फैक्टर और बाहरी वर्सेस बंगाल फैक्टर लागू रहेगा, जारी रहेगा? और क्या जातिगत समीकरण के तहत जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, क्या ये भी हावी रहने वाला है पश्चिम बंगाल की सियासत में? बहुत बहुत शुक्रिया सनी शिंकू, नेता टीएमसी को, बीजेपी के नेता ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्या न्यूज।